अब चाबी वाबी लेके जाओ। प्रिंस भाई, आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ हाँ, आवाज, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन। हेलो हेलो, आई आवाज? हेलो क्या कर रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज आई? हेलो, ठीक है। आवाज आई? तो समकालीन जनमत के पेज पर आवाज आ रही है ना मेरी? हम सारे लोग आज वीरेन जी को याद करते हुए उपस्थित हैं। वीरेनियत के पहले कल वीरेन जी को याद करते हुए राजेश जोशी जी का व्याख्यान सुना गया था। इसी श्रृंखला में आज हम लोगों के साथ मुंबई से चर्चित कवि फरीद साहब मौजूद हैं। जनमत की ओर से हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया, हम इसके लिए उनके प्रति आभारी हैं। और आज इस अवसर पर इस शाम हम लोग फरीद जी से उनकी कविताएं सुनेंगे। समकालीन जनमत परिवार और जनशक्ति मंच के इस आयोजन में फरीद जी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ, और बाद में अगर कुछ प्रश्न आएंगे तो उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। स्वागत जी, है फरीद जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शंकर जी, और बहुत बहुत शुक्रिया जन संस्कृति मंच का। मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? प्रेम शंकर जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज फरीद भाई, ठीक है, आ रही है। जी जी, ठीक है, जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जन संस्कृति मंच का और समकालीन जनमत का। इत्तेफाक से जन संस्कृति मंच के मैं दो आयोजन में इस तरह से शामिल हुआ। पहला 2 साल पहले वीरेनियत में शामिल हुआ था दिल्ली में, और इत्तेफाक से आज भी मुझे वीरेंद्र डंगवाल की स्मृति में इस आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी और वीरेंद्र जी जैसे वरिष्ठ कवि जो भी हैं, वो हम जैसे जिन्होंने जो लिख रहे हैं अभी, जिन्होंने कुछ दिन पहले लिखना शुरू किया है, हम जैसों के लिए वैसे ही हैं जैसे कि हम बचपन में अपने माँ बाप को देखकर बोलना सीखते हैं, उनको देखकर चलना सीखते हैं। वैसे ही वीरेंद्र जी के लिखे हुए को पढ़कर हमने लिखना सीखा है। कल राजेश जोशी जी का व्याख्यान और कविता पाठ सुनकर भी काफी अच्छा लगा। उन्हें भी पढ़कर हमने लिखना सीखा है। उनकी स्मृति में मैं चाहूंगा कि आज आज राजनीति में भी एक खास दिन है, और मैं चाहूंगा कि उनकी एक कविता, वीरेंद्र डंगवाल की कविता मैं सुनाऊं, फिर मैं अपनी कविता सुनाऊंगा। वीरेंद्र जी की कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूं, उसका शीर्षक है आएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे। आतंक सरीखी बिछी हुई हर ओर बर्फ, आतंक सरीखी बिछी हुई हर ओर बर्फ है, हवा कठिन हड्डी हड्डी को ठिठुराती। आकाश उगलता अंधकार फिर एक बार, संशय विदीर्ण आत्मा राम की अकुलाती। होगा वह समर, अभी होगा कुछ और बार, तब कहीं मेघ ये छिन्न भिन्न हो पाएंगे। तहखानों से निकले मोटे मोटे चूहे, जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे,
मैं कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें, चींची चिक चिक की धूम मचाते घूम रहे। पर डरो नहीं, चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन की महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे। यह रक्तपात, यह मार काट जो मची हुई, लोगों के दिल भरमा देने का जरिया है। जो अड़ा हुआ है, हमें डराता रास्ते पर, लपटे लेता घनघोर आग का दरिया है। सूखे चेहरे बच्चों के, उनकी तरल हंसी हम याद रखेंगे, पार उसे कर जाएंगे। सूखे चेहरे बच्चों की, उनकी तरल हंसी हम याद रखेंगे, पार उसे कर जाएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूं, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है। हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है। आए हैं जब चलकर इतने लाख बरस, इसके आगे भी चलते ही जाएंगे। आएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे। ये वीरेन जी की कविता थी। इस कविता ने बहुत सारे लोगों को हताशा के दौर में एक आशा की किरण दिखाई है। अब मैं अपनी कविता का पाठ शुरू करता हूँ। अपनी कविताओं के पाठ के लिए मैंने एक कविता जो मेरी कविताओं की प्रस्तावना है, शीर्षक है हम भारत के लोग। मैं चूंकि नागरिक हूं अपने देश का, मैं देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हूं। मेरा फर्ज बनता है कि अपने मातहत काम करने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायाधीश की आलोचना करूं। अपने कर्मचारियों की आलोचना से उनकी कार्यकुशलता बनी रहती है। इसीलिए मैं अपने साथी नागरिकों से भी अपील करता हूं कि वे जितना अपने घर में काम करने वाले कर्मचारियों की आलोचना करते हैं ताकि रोटियां अच्छी पक सकें और घर में साफ सफाई बरकरार रहे, उतनी ही आलोचना राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायाधीश की किया करें। हम भारत के लोग यह वचन लें। मेरी अगली कविता है, मैंने पहली बार रसोई देखी। मैंने पहली बार रसोई देखी अभी, जब हर किसी के लिए पूरा शहर बंद है और कुछ लोगों का चूल्हा भी बुझ गया है। मैंने सत्य को सुलगता देखा। रसोई तो पहले भी देखी थी, पर असल में देखी नहीं थी। जैसे हम कभी उस पैर को नहीं देखते जिसके सहारे ही हम खड़े हैं या चल पाते हैं। जब वो थककर चूर हो जाता है, जब वो कुछ भी करने से कर देता है इनकार, तभी देखते हैं हम अपने पैर को। तो मैंने पहली बार रसोई देखी, चूल्हे से निकलती लपटें देखी, गरम गरम कड़ाही देखी, फूलती पिचकती रोटी देखी, भगोने से उठता भाप देखा, उसमें उबलता दूध देखा, धुआं देखा, चिमटा देखा, हाथ को आग से जलता देखा, नल का ठंडा पानी देखा। सब पहली बार देखा। पोर पोर में पसीना देखा, उसमें अपनी माँ को देखा, माँ को तवे पर सिकते देखा, भात के साथ उबलते देखा, दाल के साथ बहते देखा, धैर्य को देखा, धैर्य से देखा, एक जीवन को जलता देखा। मैंने पहली बार भूख को देखा, मुंह में घुलते स्वाद को देखा,
पेट में उतरता अमृत देखा, खाते हुए अघाते हुए मैंने घर के बाहर भूखा देखा, उसके सूखे होठों को देखा, आंखों में उसकी लपटें देखी, मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, मैंने खुद को नजर चुराते देखा। ये बिल्कुल नई कविता थी, इस दौरान लॉकडाउन और कोरोना के दौरान लिखी गई कविता है। इसी क्रम में आगे एक और कविता है जिसका शीर्षक है समा गई पिंकी धरती में। पिंकी चल पड़ी पैदल ही पूरे देश को दुत्कार के, पिंकी चल पड़ी पैदल ही पूरे देश को दुत्कार के, फूक के सरकार के मुंह पे मुंह फेर के उनके वादों से। पिंकी चल पड़ी 1200 किलोमीटर दूर अपने देश, एड़ी फट गई, सड़कें फट गई, वो चलती रही और चलती रही, अतड़ियां चिपक गई, चमड़ी सूख गई चिलकती धूप में, फिर भी वो अपने देश के सपने की तरफ बढ़ी जा रही थी, निरंतर बढ़ी जा रही थी अपने अम्मा बाबू के सपने की तरफ। पर धरती से ये सब सहन न हुआ और वो भी फट गई, समा गई पिंकी उसकी छाती में। सपने में अम्मा बाबू के पिंकी ने अपना किवाड़ खटखटाया, पिंजरे का तोता फड़फड़ाया। इसी दौरान लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का पलायन इधर से उधर हो रहा था और बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। सभी घटनाओं पर अगली एक और कविता है, शीर्षक है सो गए। वो सरकार की लाज बचाने के लिए ट्रेन की पटरी पर सो गए और कट गए। वो सरकार की लाज बचाने के लिए ट्रेन की पटरी पर सो गए और कट गए। अब कोई भी ये कह सकता है कि सरकार का इसमें क्या दोष है, प्रधानमंत्री अकेला क्या क्या करेगा। कुछ रोटियां और चटनी उन्होंने प्रधानमंत्री के खाने के लिए वहीं छोड़ दी। अगर प्रधानमंत्री खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। सरकार की लाज बचाने के लिए हर कोई सो रहा है, हर किसी के लिए एक ट्रेन भी चल पड़ी है और प्रधानमंत्री उनकी रोटियां बटोर रहे हैं। अगली कविता है लावारिस की मौत। जो मर गया सड़क पर चलते चलते, विश्व के मानचित्र पर वो पहले भी लावारिस ही था। जो मर गया सड़क पर चलते चलते, विश्व के मानचित्र पर वो पहले भी लावारिस ही था। मौत उसकी स्थिति को बदल नहीं पाई। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसे बताया गया था कि भारत माता कोई और नहीं, तुम हो। यही सोचकर तो उसने अपने कंधों पर पूरा शहर उठा रखा था, अपने बीवी बच्चों को भी उसमें लगा रखा था, अपने गांव जवार को बुला रखा था। उसके ही पैरों पर शहर चलता था, उसके ही कंधों पर जहाज उड़ते थे। उसी शहर ने जायदाद लिखवाने के बाद निकाल दिए गए बूढ़ों की तरह उसको भी कह दिया, जाओ, तुमसे संक्रमण फैलता है। उसके मुंह के शब्द सूख गए, उसकी अभिव्यक्ति को काट मार गया। अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा, यह सोचकर वो कट गया। इस दौरान हम सब ने बहुत सारे राजनीतिक तमाशे देखे। मेरी अगली कविता उन तमाशों पर है। शीर्षक है ताली। एक ताली हमारी नाकामी के लिए, माफ कीजिए,
एक ताली हमारी नाकामी को ढकने के लिए, जैसे मुंह ढकते हैं मास्क लगाकर, वैसे ही एक ताली हमारी नाकामी के लिए, माफ कीजिए, एक ताली हमारी नाकामी को ढकने के लिए, जैसे मुंह ढकते हैं मास्क लगाकर, वैसे ही फिर एक ताली उन मजदूरों के लिए जो ट्रेन से कट गए। या फिर से एक बार माफी, ये वाली ताली उनकी याद मिटाने के लिए बजा, और उस औरत की भी याद मिटाने के लिए जो रास्ते भर प्रसव पीड़ा में रही और अंत में जन्म दिया एक बच्चे को जो मर गया। मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। हजार हजार किलोमीटर दूर पैदल चलने वालों की तस्वीर मन में अवसाद भरती है और हमें अवसाद से ही लड़ना है। इसलिए एक ताली उन तस्वीरों के लिए जिनमें फूल खिलते हैं और परिंदे कलरव करते हैं, और उन तस्वीरों को खींचने वालों के लिए भी एक ताली जिसने महामारी में भी वक्त निकाला हमारे लिए। हम थाली बजाकर भी अपना मनोबल बनाए रख सकते हैं, या मोमबत्ती जलाकर इस देश को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। इस दौरान जब लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे रियलाइजेशन, अनुभव, बहुत सारे एहसास हो रहे हैं घर के अंदर। मेरी अगली कविता उस पर है। शीर्षक है मुझे पत्नी की बातें सुनाई नहीं देती। मुझे पत्नी की बातें सुनाई नहीं देती। कई बार ऐसा होता है कि जो कान से ना सुनाई दे उसे आंखों से सुन सकते हैं, या आंखों से भी ना सुनाई दे तो स्पर्श से सुन सकते हैं। सूंघ कर या चख कर भी सुनी जा सकती है बहुत सारी बातें। अतः अपनी तमाम इंद्रियों का जोर लगा देता हूं सुनने में, पर मुझे पत्नी की बात सुनाई नहीं देती। अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर लगाकर सोचा कि मुझे माँ की बात कब कब सुनाई दी है, मुझे नानी दादी की बात ही कब सुनाई दी, जिनके पलंग में घुसकर अक्सर सो जाता था। मुझे ठीक से याद नहीं कि अपनी बहन की कोई बात सुनी हो। खाना पक गया है, चलो खा लो, इससे ज्यादा मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कुछ उनसे सुना हो। कान बिल्कुल ठीक है, ऐसा कान के डॉक्टर ने कहा। अगली कविता का शीर्षक है इंसाफ। हम सब इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, और आज का दिन तो इंसाफ की तड़प का भी है, संघर्ष का भी है। तो इंसाफ, अगर लोग इंसाफ के लिए तैयार न हो और नाइंसाफी उनमें विजय भावना भरती हो, तो यकीन मानिए वे पराजित है मन के किसी कोने में। उनमें खोने का एहसास भरा है, वे बचाए रखने के लिए ही हो गए हैं अनुदार। उन्हें एक अच्छे वैद्य की जरूरत है। वे निर्लिप्त नहीं, निरपेक्ष नहीं, पक्षधरता उन्हें ही रोक रही है। अहंकार जिन्हें जला रहा है, मेरी तेरी उसकी बात में जो उलझे हैं, उन्हें जरूरत है एक अच्छे वैज्ञानिक की। हारे हुए लोगों के बीच ही आती है संस्कृति की खाल में नफरत, धर्म की खाल में राजनीति, देशभक्ति की खाल में सांप्रदायिकता। सीने में दफन रहता है उनके इतिहास, आंखों में जलता है लहू। उन्हें जरूरत है एक धर्म की। ऐसी घड़ी में इंसाफ एक नाजुक मसला है। देश को जरूरत है सच के प्रशिक्षण की। इन दिनों या उसके भी पहले भी
हुआ होगा, हमारे स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस बदल दिए जाते हैं, बहुत सारी किताबें हटा दी जाती हैं, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है अफवाहों के कटीले तार। अफवाहें कर रही हैं नेतृत्व, लाल किले पर फहराई जाती है अफवाह और मिठाई बांटी जाती है लोगों में। कल ही संसद में पेश की गई एक अफवाह, 2-3 दिन बहस होगी उस पर, फिर पारित हो जाएगी कानून बनकर। पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई से निकाल कर दी हैं अफवाहें, संग्रहालय में रखी हैं अफवाहों की तोप तलवारें। स्कूलों का उसी से बना है पाठ्यक्रम, उसी से बनी है प्रार्थनाएं। कक्षा में भूगोल का शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लकीरें खींचकर बनाता है अलग अलग अफवाहों के मानचित्र। चिंतन समिति बड़ी मेहनत और लगन से तैयार करती है अफवाहों का ड्राफ्ट। अफवाहों पर विस्तार से होती है बातें, समाज में फैलाई जाती है उनके प्रति जागरूकता। मोहल्लों में बनाए जाते हैं इस पार उस पार, दुश्मनों को देख नसों में रक्त का प्रवाह तेज हो, सरहदों पर लगाए जाते हैं अफवाहों के कटीले तार। इस कड़ी में मतलब आज के दौर में मैं अपनी अगली कविता सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आओ मिलकर बद्दुआ करें। माफ कीजिएगा, आओ मिलकर बद्दुआ करें। दुनिया का कोई कानून बद्दुआओं के लिए किसी को रोक नहीं सकता, इसलिए आओ सब मिलकर बद्दुआ करें कि इस व्यवस्था के पोषकों को कीड़े पड़े, आओ उनकी जड़ों में मट्ठा डालें। दुनिया का कोई कानून बद्दुआओं के लिए किसी को रोक नहीं सकता, इसलिए आओ सब मिलकर बद्दुआ करें कि इस व्यवस्था के पोषकों को कीड़े पड़े, आओ उनकी जड़ों में मट्ठा डालें। इस संसद, अदालत और प्रशासन को नहीं दिखते आंसू, उन्हें आंसुओं में बहा दें। हमारी अदालत उन सबको मुजरिम करार देती है, उन सबका पुतला बनाकर थूक दें उन पर, या धरती पर उनके चित्र बनाकर रौंद डालें। दुनिया का कोई कानून कुछ नहीं कर पाएगा। भले ही हम बोल ना पाए, लेकिन सपना तो देख ही सकते हैं। दुनिया में कोई भी सपना देखने से नहीं रोक पाएगा। इसलिए जो कुछ भी अच्छा है उसका मिलकर सपना देखें, और सपना नींद में न देखें, इस बात का ख्याल रहे। दुनिया का कोई भी कानून खुली आंखों से सपना देखने से नहीं रोक पाएगा। तो आओ मिलकर बद्दुआ करें उस व्यवस्था के लिए जिन्हें लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार का कोई दोषी नहीं मिलता, जिन्हें हत्यारे नहीं मिलते रोहित वेमुला के, जिन्हें बलात्कारी नहीं मिलते मणिपुर के, जिन्होंने सोनी सोरी की योनि में ठूस दिए थे पत्थर, उनके लिए बद्दुआ करें। हमने उस कानून को कभी नहीं तोड़ा जो हमारे दमन के काम आते हैं, लेकिन आओ गुस्से से उन्हें देखें। दुनिया का कोई कानून गुस्से से देखने पर हमें रोक नहीं सकता। अपनी स्मृतियों में बना डालते हैं एक देश, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और स्मृति में कोई देश बनाना कानून का उल्लंघन भी नहीं है। अपनी स्मृतियों में बना डालते हैं एक देश, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और स्मृति में कोई देश बनाना कानून का उल्लंघन भी नहीं है। मन ही मन दोषियों को सजा देना भी कानून का उल्लंघन नहीं है, और अदालत को पता भी नहीं चलेगा कि उनके छोड़े हुओं को हमने सजा दे डाली। जिन्हें नहीं सुनाई देता चीत्कार, उनके सामने रोने की जरूरत नहीं है। बम हम फोड़ नहीं सकते क्योंकि कानून का उल्लंघन हम कर नहीं सकते,
और हमारे वश में जो है वो तो हम कर ही सकते हैं। इसी कड़ी में, इस कविता की कड़ी में एक और कविता है जिसका शीर्षक है मेरा देश। मैंने स्मृतियों में छिपा लिया है अपने देश को, मैंने स्मृतियों में छिपा लिया है अपने देश को। प्राणी जगत का एक एक प्राणी, नर और मादा, वनस्पति जगत का हर एक पेड़ पौधा, घास खरपतवार, जंगल जल प्रपात, धरती आकाश, मौसम और सातों रंग। मैंने छिपा ली है एक एक प्रति सभी ग्रंथों की। अगर सरयू में जल समाधि लेंगे भगवान राम, मैं अपनी नौका में धर के अपने छोटे छोटे देश निकल पड़ूंगा इस प्रलय से बचाकर बहुत दूर। अगर सरयू में जल समाधि लेंगे भगवान राम, मैं उन अपनी नौका में धर के अपने छोटे छोटे देश निकल पड़ूंगा इस प्रलय से बचाकर बहुत दूर। इसी कड़ी में एक और कविता है जिसका शीर्षक है दूर देश की कथा। देश बहुत दूर है उसके स्कूल से, देश बहुत दूर है उसके स्कूल से कम 10 किलोमीटर दूर उसको अपने मोबाइल पर मिलता है सिग्नल, और साथ में थोड़ा सा एक देश। देश उसके चूल्हे से बहुत दूर है, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर से उसे सुनाई देता है थोड़ा थोड़ा एक प्रधानमंत्री का भाषण, और दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा एक देश। देश के मानचित्र से बाहर जा चुकी है वो औरत, जिसके पति की जान ले चुका है उसका खेत, जिसका बेटा मिट्टी में मिल चुका है और बेटी रूप के हाट की मल्लिका है। बहुत दूर अंतरिक्ष से उसके कानों तक पहुंच रहा है मुश्किल से एक राष्ट्रगान। अंधेरे में दीवार टटोलती खड़ी होती है वो उसके लिए जो उसके साथ नहीं खड़ा है। ये उस देश की कथा है जहां आम लोगों तक नहीं पहुंचता नेटवर्क। दोस्तों, रोहित वेमुला से तो हम सब परिचित हैं, वाकिफ हैं। उस दर्दनाक घटना से भी हम वाकिफ हैं। तो रोहित वेमुला पर एक कविता, शीर्षक है रोहित वेमुला की मुस्कान। मैंने तस्वीर हटानी चाही कई बार रोहित वेमुला की अपनी दीवार से, मैंने तस्वीर हटानी चाही कई बार रोहित वेमुला की अपनी दीवार से, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया उसकी ओर हाथ बढ़ाने की। हर बार लगता है ये बेईमानी होगी। वो लेखक बनना चाहता था, उम्र में मुझसे छोटा भी था, बहुत छोटा था। मैं पेशेवर लेखक हूं, उम्र में उससे बड़ा हूं, प्रतिस्पर्धा के भय में जीता हूं, और वो निर्भय होकर मुस्कुराता था। आखिर नियम के विरुद्ध वो कैसे मुस्कुराता था, जबकि एक लेखक के रूप में हमने उसे सिर्फ एक सुसाइड नोट ही लिखने का मौका दिया। अपने सुसाइड नोट में उसने रची पहली बार एकलव्य की महाभारत। अपने सुसाइड नोट में उसने पहली बार रची एकलव्य की महाभारत। तो सीधे गिरी जाकर व्यास के रास्ते पर, और व्यास चुप है। मनु के कमरे में दरवाजे से कोई सरका गया और मनु स्तब्ध है। हस्तिनापुर अपनी बौखलाहट में पूछ बैठता है, दलित तो बहुत से हैं, हर कोई आत्महत्या तो नहीं करता।
वो फिर भी मुस्कुराता रहता है अपनी तस्वीर में और हमारी झुंझलाहट बढ़ाता है। दलित बहुत सारे हैं, उन्हें आत्महत्या का मौका भी नहीं मिलता। वे सपना देखने के पहले ही मार दिए जाते हैं, और जो सपना देखने की हिम्मत जुटाते हैं उन्हें पूरी तैयारी से मार दिया जाता है। फांसी के फंदे मजबूत होने चाहिए, यह निश्चित किया जाता है। उसकी मुस्कुराती आंखें किसी पर उंगली नहीं उठाती, पर हमारे लिए और कोई विकल्प भी नहीं छोड़ती। हम या तो उसकी आंखों का सामना करें या उसको मुस्कुराता छोड़कर सामने से हट जाए। अगली कविता है चांद। उस समय चांद पर एक बुढ़िया हुआ करती थी। उस समय चांद पर एक बुढ़िया हुआ करती थी जो चरखा काट कर घर चलाती थी। कभी कभी चांद से धुआं भी उठता था। वो खीर पकाया करती थी। वो मिट्टी खोद कर कोयला निकालती थी, फिर उस मिट्टी में एक पेड़ लगा दिया करती थी। बीनने और बुनने का उसका काम था। मोतियों से भरे औंधे थाल के बीच वो रात के अंधेरे में हर आंगन में दिखती थी, हर सपने में दिखती थी। उस चांद पर अब खून के धब्बे हैं। दोस्तों, मैं अंतिम कविता पढ़ रहा हूं अभी। एक कविता है, शीर्षक है महादेव। जैसे जैसे सूरज निकलता है, नीला होता जाता है आसमान, जैसे ध्यान से जग रहे हो महादेव। धीरे धीरे राख झाड़ उठ खड़ा होता है एक नील पुरुष, और नीली देह धूप में चमकने तपने लगती है भरपूर। शाम होते ही फिर से ध्यान में लीन हो जाते हैं महादेव। नीला और गहरा हो जाता है, हो जाती है रात। हाँ, दूरदेश की कथा डॉक्टर जावेद अख्तर खान का एक नाटक भी है। सही कह रहे हैं अनिल कुमार जी। ये शीर्षक वहीं से लिया गया। अच्छा, जी। अ, अगली कविता है मामू साहब। मामू, हमारे मामुओं में सबसे बड़े मामू को मैं मामू साहब कहा करता था, जिन्होंने मुझे पाला पोसा। उन पर एक कविता है, मामू साहब। इतिहास में अगर कहीं थकान का अध्याय होता, या थक कर भी काम करते रहने का अध्याय होता, तो वहां मामू साहब का नाम जरूर दर्ज होता। पर मेहनत के इतिहास का अभी तक इजाद नहीं किया किसी इतिहासकार ने। पर ऐसा किसी चूक से नहीं हुआ है। मेहनत के इतिहास में तो जरूरी हो जाता है पसीने का ब्यौरा देना।
फिर पत्थरों पर खुदे बादशाहों के नाम होने लगते संदिग्ध। मामू साहब भी लकीरें लेकर आए थे बहुत सुंदर जीवन का, लेकिन हमारा भाग्य लिखने के क्रम में उनकी लकीरें मिट गई। मामू साहब भी लकीरें लेकर आए थे बहुत सुंदर जीवन का, लेकिन हमारा भाग्य लिखने के क्रम में उनकी लकीरें मिट गई। आप तो ठीक ठीक अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक मजदूर के लिए अपनी लकीरें उठाकर किसी दूसरे की हथेली पर रख देना क्या होता है। इस पर पूरा ब्रह्मांड चुप है। इमारत के इतिहास में कोई मिट्टी का इतिहास नहीं लिखता। अगर किसी इतिहासकार में कभी हिम्मत होगी तो वो इमारत को जमीन से निकाल कर उल्टा रखेगा, फिर लिखेगा इतिहास। चुपचाप काम करने वालों ने अभी भी मुंह नहीं खोला है। किसान, मजदूर, मोची, मेहतर का इतिहास लिखा जाना बाकी है अभी। वनस्पति शास्त्र के छात्रों की तरह सबको पता होना चाहिए कि धरती के ऊपर जो दिख रहा है उसकी जड़ जमीन में कहां तक है। अगली कविता है एक पेंटिंग। एक दंगाई हाथ जोड़े खड़ा है। एक दंगाई हाथ जोड़े खड़ा है, दंगे में मारे गए लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। एक आतंकवादी हाथ जोड़े खड़ा है, धमाकों में मारे गए लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। एक भ्रष्टाचारी हाथ जोड़े खड़ा है, अदालत में बलात्कारी हाथ जोड़े खड़ा है। पुलिस और पॉलिटिशियन के भेष में समूचा अपराध जगत हाथ जोड़े खड़ा है। देश की जनता मूक बधिर खड़ी है। एक कुत्ते का पिल्ला असमंजस की स्थिति में कभी आगे कभी पीछे भाग रहा है। उसके सामने से गाड़ियां साए साए निकलती जा रही हैं। अगली कविता है एक निवेदन। जिसने मुझे मारा, आपको पूरा भरोसा है कि वो आपको नहीं मारेगा। जिसने मुझे मारा, आपको पूरा भरोसा है कि वो आपको नहीं मारेगा। आप मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। आप मुस्कुराते हैं मेरी शिकायत पर और आपके बच्चे हंसते हैं दरवाजे के पीछे जाकर मुझ पर। ऐसा मनोरंजन आपको कहीं नहीं मिलता है। अब क्या मैं आपके भी मारे जाने का इंतजार करूं? क्या मेरा मारा जाना कम पड़ता है आपके लिए? क्या मैं भी इंतजार करूं एक बड़ी त्रासदी का, मूक बधिर बनकर देखने के लिए? खंजर आपके भी सीने में उतरे ये जरूरी तो नहीं। दर्द से आप भी चीखें ये जरूरी तो नहीं। आप भी बेघर हो, सुबह शाम छाती पीटे ये जरूरी तो नहीं। सारे खेल आपके साथ भी हो ये जरूरी तो नहीं। क्या कर दूं कि मुझे शत्रु बताने वालों की चाल आप समझ ले पहले ही और अपनी बारी को रोक दें आने के पहले ही। अगली कविता है सपनों की लाशें। शायद हम एक ऐसी दुनिया से विदा लेंगे जहां कातिल खुद से ही बरी कर लेता है खुद को। शायद हम एक ऐसी दुनिया से विदा लेंगे जहां कातिल खुद से ही बरी कर लेता है खुद को। जज खुद को ही बर्खास्त कर लेता है।
धमाके खुद ही हो जाते हैं और लोग उनमें खुद ही मर जाते हैं। जांच खुद ही बदल जाया करती है, फांसी का फंदा खुद ही बन जाता है। किसानों और लड़कियों में खुद ही होड़ मच जाती है कि मरने में किसकी संख्या ज्यादा होगी। पैसे खुद ही लुट जाते हैं, देश खुद ही बर्बाद हो जाता है, दलित खुद ही अछूत हो जाते हैं, बुर्का खुद ही पड़ जाता है औरतों की अक्ल पे। किसी ने नहीं मारा नरेंद्र दाभोलकर को, गोविंद पानसारे को, एमएम कलबुर्गी को, गौरी लंकेश को। सत्य की बात करने वालों ने जबाई लेते हुए एक दिन सोचा कि अब मर जाते हैं, और मर गए। कोई भी जिंदा नागरिक खुद कुछ नहीं कर रहा हमारे देश में। नदी की सतह पर खुद ब खुद तैर रही हैं देश के सपनों की लाशें। अगली कविता है शहर के लोग। शहरों में जब पानी खत्म हो जाएगा, शहरों में जब पानी खत्म हो जाएगा तो शहर के लोग वापस जाएंगे मजदूरों के पास, किसानों के पास। मजदूर उन्हें अपना पसीना दे देंगे, किसान अपने आंसू दे देंगे। शहर के लोग अपने बाजार में उन्हें मीठा बनाकर बेच देंगे और फिर से भूल जाएंगे उनका कर्ज। मुझे लगता है अब यहाँ मैं समाप्त कर दूं, क्योंकि बहुत सारी कविताएं अब ऐसी भी हैं कि आप वो सुन चुके हैं। मैं 2 साल पहले आप लोगों को सुना चुका हूं अपनी और दूसरी कविताएं। बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक कविताएं आपसे सुनने को मिली। एक सचमुच सही मायने में शानदार शाम, जितना गम में डूबा हुआ दिन है आज, उससे उबरने और भिड़ने लड़ने का एक हौसला देती कविताएं सुनाने के लिए जनमत आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है। बहुत सारे साथी अभी और कविताओं की मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन आप कह रहे हैं कविताएं कभी पुरानी नहीं पड़ती, पहले सुनी भी गई हूँ, फिर भी जो है वो हर बार सुनने के बाद एक नया अर्थ, एक नया संदर्भ अपना तलाश ही लेती हैं। मैं सुना सकता हूँ अगर लोगों की गुजारिश है तो। जी, मैं एक कविता और सुनाकर जी, जो पिछली बार वीरेनियत में भी मैंने सुनाई थी, और फिर से वो सुना देता हूँ एक कविता और। ठीक है जी। कविता का शीर्षक है माफी। सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं हजरत हव्वा से। मैंने ही अफवाह उड़ाई थी कि उसने आदम को बहकाया था, और उसके मासिक धर्म की पीड़ा उसके गुनाहों की सजा है, जो रहेगी सृष्टि के अंत तक। मैंने ही बोए थे बलात्कार के सबसे प्राचीनतम बीज। मैं माफी मांगता हूं उन तमाम औरतों से जिन्हें मैंने पाप योनि में जन्मा हुआ घोषित करके अज्ञान की कोठरी में धकेल दिया और धरती पर कब्जा कर लिया, और राजा बन बैठा और वजीर बन बैठा और द्वारपाल बन बैठा। मेरी ही शिक्षा थी ये बताने की कि औरतें रहस्य होती हैं, ताकि कोई उन्हें समझने की कभी कोशिश भी ना करे। कभी कोशिश करे भी तो डरे, उनमें उसे चुड़ैल दिखे।
मैं माफी मांगता हूं उन तमाम राह चलते उठा ली गई औरतों से जो उठाकर ठूस दी गई हरम में। मैं माफी मांगता हूं उन औरतों से जिन्हें मैंने मजबूर किया सती होने के लिए। मैंने ही गढ़े थे वे पाठ कि द्रौपदी के कारण ही हुई थी महाभारत, ताकि दुनिया के सारे मर्द एक होकर घोड़ों से रौंद दे उन्हें, जैसे रौंदी है मैंने धरती। मैं माफी मांगता हूं उन आदिवासी औरतों से भी जिनकी योनि में हमारे राष्ट्रभक्त सिपाहियों ने घुसेड़ दी थी बंदूकें। वह मेरा ही आदेश था, मुझे ही जंगल पर कब्जा करना था, औरतों के जंगल पर। उनकी उत्पादकता को मुझे ही करना था नियंत्रित। मैं माफी मांगता हूं निर्भया से। मैंने ही बता रखा था कि देर रात घूमने वाली लड़की बदचलन होती है, और किसी लड़के के साथ घूमने वाली लड़की तो निहायत ही बदचलन होती है। वो लोहे की सरिया मेरी ही थी, मेरी संस्कृति की सरिया। मैं माफी मांगता हूं आसिफा से। जितनी भी आसिफा हैं इस देश में, उन सब से माफी मांगता हूं। जितने भी उन्नाव हैं इस देश में, जितने भी सासाराम हैं इस देश में, उन सब से माफी मांगता हूं। मैं माफी मांगता हूं अपने शब्दों और अपनी उन मुस्कुराहटों के लिए जो औरतों का उपहास करते थे। मैं माफी मांगता हूं अपनी माँ को जाहिल समझने के लिए, बहन पर बंदिश लगाने के लिए, पत्नी का मजाक उड़ाने के लिए। मैं माफी चाहता हूं उन लड़कों को दरिंदा बनाने के लिए, मेरी बेटी जिनके लिए मांस का निवाला है। मैंने रची है अन्याय की पराकाष्ठा, मैंने रचा है अल्लाह और ईश्वर का भ्रम। अब औरतों को रचना होगा इन सब से मुक्ति का सैलाब। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया फरीद भाई, शाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनमत के साथ जुड़ने के लिए, और एक शाम को बहुत ही विचारोत्तेजक कविताओं से सजाने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।